तुम तो हिंदुस्तान के डकैत हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत हो। बराबर बराबर एग्रीकल्चरल ज़मीन बांट दीजिए यार, गरीबी अगले दिन मिट जाएगी, बेरोजगारी मिट जाएगी, और जब बेरोजगारी मिटेगी तो गरीबी मिट जाएगी। मैं इसे लागू कराऊंगा, इनको लागू करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में किसी के हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। हमको 5 किलो अनाज पर हमारी ज़मीन खरीद लेंगे हम। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम हैं गोरखपुर के बेतियाहाता चौक पे, भगत सिंह चौराहा। आप देख सकते हैं भगत सिंह चौराहा के नाम से फेमस है। आज शहीद दिवस है। आज के ही दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। यहाँ पे एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं जो लगातार गवर्नमेंट को ज्ञापन दे करके कई प्रकार की डिमांड करते रहते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी डिमांड और आज किस बात को लेकर के वो गवर्नमेंट को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी इनका वक्तव्य चल रहा था, हमने सुना है। तो बहुत सारी डिमांड है आपकी। सर, आपका किस बात को लेकर के आप यहाँ पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और किस बात को लेकर के आपका ज्ञापन है? यह आज जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस है और उनको फांसी पर इसी समय लटकाया गया था 7 और 7:30 के बीच में। आज हिंदुस्तान की फांसी का दिवस है। आज ही के दिन फांसी हिंदुस्तान को मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी को हिंदुस्तान की फांसी मानता हूँ। और इतने दिन गुजरने के बाद आज देखिए इस देश के अंदर बेईमानों ने कहाँ इस मुल्क को परखे में, इस देश के अंदर लुटेरे, सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने वाले, असमानता, लोकतंत्र को निगल लिया है इन बेईमानों ने। सर, ज्ञापन में आपने क्या क्या, आज जो ज्ञापन है, आप लगातार ज्ञापन देते रहते हैं, आज के ज्ञापन में क्या है? आज मैंने ज्ञापन में विस्तृत ज्ञापन की कॉपी दे दूंगा। आज मैंने ज्ञापन में कहा कि डेमोक्रेसी को अब बचाइए। डेमोक्रेसी का बचाने का ये तरीका है कि एक बार का चुनाव अब देश में किया जाए। कोई व्यक्ति एक बार सदनों का, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, एक बार सदन का सदस्य बने, उसके बाद अपने घर जाए। इनकी तीसरी पीढ़ियां सदनों पर कब्जा कर चुकी हैं, असेंबलीज पर। ये किसी दिन लेके भग जाएंगे इस देश के इस सारे सदन को। मैं ये जानता हूं कि लेके भग जाएंगे, इनका कब्जा है। एक बार का कानून बनाया जाए। इन चोरों को, इन व्यभिचारियों को और इन लुटेरों को, क्रिमिनल्स को 3 बार अधिकतम चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। 35 बरस के बाद के एज के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, जिनको भारत की संस्कृति, गरीबी, अमीरी सबका मालूम हो, नमक तेल चटनी का मालूम हो कि कैसे हिंदुस्तान चलता है। किसी का बाप मर गया किसी लुटेरे का, और 21 साल की उम्र में उसको सदन का आप अध्यक्ष, उसके बाद मिनिस्टर बना रहे। हिंदुस्तान को लूटने का प्रैक्टिस। तो हमने कहा कि डेमोक्रेसी का ये पहला सूत्र है, और जब ये करोगे तो सारी सांप्रदायिकता और कला सब खत्म हो जाएगा। ये सारा काम इसलिए हो रहा है कि ये जो भेड़िए हैं, हिंदुस्तान के सत्ता के भूखे भेड़िए, ये सदनों पर और असेंबलीज में पहुंचना चाहते हैं। इनको चैन नहीं है कि ये घर बैठ सके। जैसे और क्या है इसमें? जैसे एक तो आपने ये मुद्दा उठाया, महंगाई है, दूसरा मुद्दा महंगाई है। मैंने कहा कि जीएसटी तुम 28% क्यों लेते हो? किसने कहा इस काला कानून, पेट की अतड़ी निकालने वाले कानून को लागू करने का? देश कैसे चलेगा? जीएसटी नहीं लिया जाएगा। जीएसटी से पहले देश नहीं चलता था। 1 जुलाई 17 के पहले हमसे बताएंगे देश नहीं चलता था। आप हमको जीएसटी का बता रहे हैं। पहले वो एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में था। आपने उसको बांट के, आप जीएसटी पहले चलता था, पहले आप खाते थे नमक, तेल, इसके बाद हवा, दवा, पानी, इस पर जीएसटी लगाने की क्या ज़रूरत थी? पहले भी मुल्क चलता था। आप हमारे पेट पर जीएसटी लगाइएगा, और जीएसटी 28% लिया जाता है। हिंदुस्तान के अतीत में किसी भी कालखंड में एक शासक ने 1/4 और स्वदेशमुखी लिया। वो एक ट्रिब्यूट था और वो ऑकेजनल था। हिंदुस्तान के टैक्सेशन का रेट जो कस्टमरी था वो 1/6 था, वो 17, 16.5, 17% था। और मैंने कहा कि 14% जीएसटी कर दो, और जो 11 सामान भोजन के हैं इनसे जीएसटी हटा दो। इसके बाद मैंने कहा कि डीजल और पेट्रोल 64 रुपये, 74 रुपये बेचो, जो 15 मार्च को, जो लॉकडाउन के पहले 19 मार्च 20 के पहले था। आपने 100 रुपया बेचने का कहाँ से स्वाप? मैंने कहा कि ये जो बाजार की मंडी बना दिया तूने, शराब हिंदुस्तान को शराब का बाजार किसने कहा बनाने को? किसने कहा हिंदुस्तान को बाजार बनाने को? आप एक प्रश्न और है, आपने टोल टैक्स को डाका टैक्स कहा। हाँ जी, डाका। क्या टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए? नहीं, डाका टैक्स है। टोल टैक्स आपको भी बता रहा हूँ, और विगत 1 बरस से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, गडकरी को और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैंने लिख के भेज दिया है कि ये डाका टैक्स है। उनको मैंने लिखा है कि ये डाका डालते हो। तुम्हारी गाड़ी पर, प्रेसिडेंट के गाड़ी पर टैक्स नहीं लगेगा, विधायक के गाड़ी पर टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नर हो हाँ करते जाएगा,
और मेरी गाड़ी, मैं अदना सा तुम्हारा वोटर हूँ तो हमारी गाड़ी पर टैक्स ले सकते हो? डकैत कहीं के, तुम तो हिंदुस्तान के डकैत हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत हो। और ये डकैती करनी भी है तो सदन में कानून बनाइए। आप सड़क से टोल टैक्स बढ़ाते हैं, और कहाँ लिखा है हिंदुस्तान के समानता के अधिकार में, कहाँ लिखा है कि वीआईपी जो होगा उसके लिए टैक्स माफ़ हो जाएगा? कहाँ लिखा है? चारों में कहीं बियॉन्ड द बेसिस ऑफ वीआईपीज कहीं भी टैक्स रिड्यूस या रिडक्शन करने का कहीं उल्लेख नहीं है। ये पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आपको बता दूं कि एक गाड़ी पर टोल टैक्स, मैं अभी आजकल में मैं एक PIL डालूंगा, उससे भी नहीं काम बनेगा। तो इसका ये टोल कानून किसी दिन मैं उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने नमक सत्याग्रह करके। बेरोजगारी पर भी आपके ज्ञापन में कुछ है? मैंने बोला कि ज़मीनें एक काम कर दे हिंदुस्तान के अंदर, केवल ज़मीन जितनी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बराबर एग्रीकल्चरल ज़मीन बांट दीजिए यार। गरीबी अगले दिन मिट जाएगी, बेरोजगारी मिट जाएगी, और जब बेरोजगारी मिटेगी तो गरीबी मिट जाएगी। जब 3.25 एकड़ ज़मीन एक गरीब से निर्धन व्यक्ति, जो 50% ज़मीन है ही नहीं है लोगों के पास, जो 3.25 एकड़ ज़मीन पाएगा तो 10 आदमी का परिवार अपना खेती करके, तरकारी बोके, भाजी बोके 10 आदमी का परिवार राजा जैसे रहेगा। इन बेईमानों से रोजगार मांगने का जड़ नहीं रहेगा। 1.5 हजार एकड़, 2.5 हजार एकड़ रजवाड़े ज़मीन लेके बैठे हुए हैं। ये कहाँ इक्विलिटी है, कहाँ समानता है? बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने का सबसे अच्छा आपके चैनल के और एक दिन मैं इसे लागू कराऊंगा। इनको लागू करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में किसी के हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ भूखारियों की लिस्ट रहेगी, 92 करोड़ लोगों को एक कौरा दे के बांट रहा है जालिम, और जो है एक आदमी 12 लाख करोड़ रुपया, हिंदुस्तान के 34 लाख करोड़ बजट का 1/3 हिस्से पर उसका कब्जा है। ऐसे देश चलता है। यही इक्विलिटी है, यही फ्रीडम है। तो सर, रोजगार देना आसान नहीं है, लेकिन मान लीजिए अनाज है, मिल रहा है, भोजन पानी चल रहा है लोगों का। ये भोजन, आप भोजन देंगे हमको 5 किलो 10 किलो अनाज दे के? हमारा जीवन यही भोजन के लिए हम पैदा हुए हैं, हमने मांगा भोजन। और 19 के पहले ये नहीं दिया जाता था। खाद्य बिल 2013 में खाद्य बिल पिछली सरकार में बना था, इसी रूप के लिए बना था। यह वोट के लिए बांटता है, यह वोट खरीदता है, सीधे खातों में जो पैसा देता है वोट के लिए इसने निकाल लिया है। और अब 92 करोड़ का कहता है कि मैं राशन दे रहा हूँ। आप हमको 5 किलो अनाज पर हमारी ज़मीर खरीद लेंगे? हमें 5 किलो अनाज मत दो, हमें 10 किलो अनाज मत दो, तुम ज़मीनें बराबर बांट दो। एक भी व्यक्ति बेरोजगार कहने वाला इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा। बेटे 3 करोड़ ज़मीन, 3 एकड़ ज़मीन इतनी ज़्यादा होती है, इतना पैदावार, वो भी इस देश का, हिंदुस्तान का। प्रकृति ने ऐसी फर्टाइल लैंड हिंदुस्तान को सौंपी है कि हिंदुस्तान, अरे यह लुटेरे हैं। आज जितनी बेरोजगारी, गरीबी, नारी बलात्कार, हिंसा, महंगाई, ये सब इन जो है सत्ता के भूखे भेड़ियों की और सदनों के विधायकों के चयनित सदस्यों की देन है। जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, गिरोहबंद दल हैं। राजनीतिक पार्टियां रोज बढ़ेंगी, रोज गरीबी बढ़ेगी, इनके बिचौलिए दलाल रोज बढ़ेंगे। जब पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी, तो ये दलाल चोर बढ़ेंगे। और वो क्या चोरी करेंगे? आपका रोजगार, आपका पेट, आपकी अतड़ी निकालेंगे। अभी मैं देखा कि यहाँ ऑनरेबल गवर्नर के घर पर कम से कम 50 गाड़ियाँ लगी थी, चमचों की, चाटुकारों की। मजिस्ट्रेट कम से कम 10 खड़े थे। और ये जिसने हमें आज़ादी दी है, जिसका ये वतन है, जो भारत की जिसको हैंग किया गया था 1931 में, आज ही के दिन जिसको फांसी, जिस हिंदुस्तान को लटका दिया गया था, यहाँ कोई आने वाला नहीं है, एक मसाल दिखाने वाला नहीं है। मसाल मैंने इस नाट सिंबलिज्म चुना कि जब इनको फांसी पर दे के इनको अंग्रेज़ों ने दफन कर दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, तो उस अंधेरी रात में आज बिजली चकाचौंध दे रहे हैं। मसाल जला के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की लाशें निकाली गई, खंडित लाशें, और लेके लोगों ने, लाखों लोग लेके रावी की तरफ भागे थे। ये मसाल जुलूस मैंने इस तरह से दिया। ये डकैत हैं, डकैत यार। इनसे खुलकर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंग्रेज गए हैं, ये भूरी और काली चमड़ी में बेईमान, ये सदनों के बैठने वाले बेईमान जालिम, इन्होंने हिंदुस्तान का कुछ नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिए दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। हम लोग मिलेंगे फिर किसी और खबर के साथ। धन्यवाद।